वो आपका राइट, आपका हिस्सा मिल जाएगा। उसके बाद की बात है कि आप अपने समाज में अपने आगे बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाते हो। तो इसीलिए हमारा हिस्सा जो है अभी तक हमको मिला नहीं है, चाहे वो जमीन है, चाहे जंगल है, चाहे शासन है, चाहे प्रशासन में। इसलिए हमारी डिमांड भी है और हम इसके लिए लड़ भी रहे हैं। और बाम साहब के माध्यम से हम ये बातें जो है जन आंदोलन के रूप में हर गांव हर घर तक पहुंचाएंगे, भौगोलिक नेटवर्किंग करके, सामाजिक नेटवर्किंग करके और मीडिया का प्रचार प्रसार करके और विचार के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये वो दिन दूर नहीं होगा जब हम इसको स्थापित करेंगे और समाज में व्यवस्था परिवर्तन करके सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करेंगे। क्योंकि रिवाज बदलेगा, ताज बदलने से कुछ नहीं होगा, रिवाज बदलना चाहिए, ये हमारा मानना है जी। मेरा नाम डॉक्टर जोगिंदर सिंह राय है। मैं जम्मू कश्मीर से बाम साहब का स्टेट कन्वीनर हूँ। आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और अपने बोलने का मौका दिया जी। आज का जो राष्ट्रीय अधिवेशन बाम साहब का 40वां और भारत बापू का 13वां चल रहा है, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आपका जम्मू कश्मीर स्टेट से कितना लोग आए हैं जी देखो, राष्ट्रीय अधिवेशन जो बाम साहब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बना रहा है। जम्मू कश्मीर से कम 15 और 20 लोग इस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। और बाम साहब की विचारधारा पूरे राष्ट्र स्तर पर इस वक्त पूरे भारत में फैली हुई है। और बाम साहब एक पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारियों के संगठन होने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षित और सांस्कृतिक तौर पर लोगों को जागृत कर रहा है। तो इस वक्त हम नागपुर में हैं और यहाँ के लोगों ने भी बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया हुआ है। और पूरे देख लो आपकी 30-32 स्टेटों से यहाँ लोग आए हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास है यहाँ पर, अच्छे डेलीगेट्स आए हैं। और बाम साहब की विचारधारा जो है वो घर घर पहुँच रही है। और वो दिन दूर नहीं होंगे जब राष्ट्रीय स्तर पर एक बाम साहब जन आंदोलन का काम करेगा और जितनी भी वो व्यवस्था जो ब्रह्मिकली व्यवस्था है भारत के अंदर, जो इनइक्वलिटी बेस्ड है, जाति आधारित है, उसको हम उखाड़ फेंकेंगे और व्यवस्था परिवर्तन करके हम सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करेंगे। ये बाम साहब का केंद्र बिंदु है। कौन सी व्यवस्था आप लोग को परिवर्तन करना चाहते हैं? इस देश में कौन सा व्यवस्था है जो समाज पर अन्याय पर आधारित है, इनइक्वलिटी पर आधारित है, जो समाज में समानता का कंसेप्ट जिसमें नहीं है, जिसने हजारों सालों से बहुजन समाज के लोग जो हैं, मूल निवासी जो लोग हैं, उनको गुलाम बनाया, उनको पढ़ने से दूर रखा, उनको शिक्षा नहीं दी है, उनको जमीन और सामाजिक और राजनीतिक अधिकार कुछ नहीं दिए। तो हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा सिस्टम खत्म हो और समाज के अंदर हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने ऐसे समाज की निर्माण की आदर्श की स्थापना की हुई है, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और उस संविधान में उन्होंने सबके लिए बराबर के अधिकार लिए। वही बाम साहब काम कर रही है, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। और हमारे जो पुरखों की विचारधारा है जो सदियों से चल रही है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले रहे हैं। वो जो व्यवस्था जो अन्याय, अत्याचार और इनइक्वलिटी बेस पर है, उसको हम खत्म करेंगे और समाज में समानता, न्याय, बंधुता की विचारधारा को समाज में स्थापित करेंगे। क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें कि माने कि एक बाप के अगर 4 बेटे हैं, तो जो विभाजन है वो संख्या के आधार पर होना चाहिए, न कि योग्यता के आधार पर। तो संख्या के बल पर जब आपको वो आपका राइट, आपका हिस्सा मिल जाएगा, उसके बाद की बात है कि आप अपने समाज में अपने आगे बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाते हो। तो इसीलिए हमारा हिस्सा जो है अभी तक हमको मिला नहीं है, चाहे वो जमीन है, चाहे जंगल है, चाहे शासन है, चाहे प्रशासन में। इसलिए हमारी डिमांड भी है और हम इसके लिए लड़ भी रहे हैं। और बाम साहब के माध्यम से हम ये बातें जो है जन आंदोलन के रूप में हर गांव हर घर तक पहुंचाएंगे, भौगोलिक नेटवर्किंग करके, सामाजिक नेटवर्किंग करके और मीडिया का प्रचार प्रसार करके और विचार के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये वो दिन दूर नहीं होगा जब हम इसको स्थापित करेंगे और समाज में व्यवस्था परिवर्तन करके सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करेंगे। क्योंकि रिवाज बदलेगा, ताज बदलने से कुछ नहीं होगा, रिवाज बदलना चाहिए, ये हमारा मानना है जी। इस देश में जो संविधान 1950 जनवरी 26 में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इस संविधान के प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है, लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। ये तो संविधान में लिखा हुआ है। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार का है, मगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इस जो अनइक्वालिटी है समाज में, उसको निस्तुनिबद्ध करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। मगर ऐसे अभी भी क्यों आज़ादी के 76 साल बीतने के बाद भी अभी खत्म नहीं हुआ है? देखो, भारत का संविधान एक क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है
जो बाबा साहब को जब मौका मिला उन्होंने ऐसे दस्तावेज लिखे, उन्होंने किसी भी जाति, किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया, सबके लिए बराबर लिखा। लेकिन जिन लोगों के हाथ में भारत का संविधान है, जो लोग इस वक्त व्यवस्था में काम कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि भारत का संविधान ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो और लोगों को इसके अधिकार के साथ उनको अपना अधिकार मिले। क्यों? भारत का संविधान ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है और ये गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें लिखा है कि आप इसके तहत न्याय व्यवस्था को स्थापित करना है। लेकिन बाबा साहब ने 1949 में कहा था कि भारत का संविधान कभी भी खराब नहीं हो सकता है, लेकिन ये उन लोगों की मानसिकता पर निर्भर करेगा जो लोग इसको चलाएंगे। क्योंकि उन लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है, इसलिए वो ग्राउंड में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और फेलियर हो रहे हैं और इसको बदलने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिलों में, उनके दिमाग में मनुस्मृति का विधान चाहते हैं। इसलिए मनुस्मृति को हम नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो, राजतंत्र और जो धर्मतंत्र है हम उसके खिलाफ हैं। कौन लोग हैं ये भारत में लोगों, भारत के मूल निवासियों को सेग्रीगेट करके रखा है? देखो, ये लोग पूरी दुनिया में आज जानते हैं कि भारत जो है यहाँ जाति प्रधान देश है, यहाँ वर्ण व्यवस्था का अड्डा बना हुआ है। और जिन लोगों ने समाज में अपने आप को उचले स्थान पे रखा है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, उन लोगों का ये काम है। इसलिए वो यहाँ के मूल निवासियों को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। तो ब्राह्मणवादी और मनुवादी और पूंजीवादी व्यवस्था को हमको खत्म करना होगा और अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए अब हम लोगों को जागृत होना होगा। ये ब्राह्मणवादी लोग जो अनइक्वलिटी जो समाज में पैदा किए हैं, इन लोग हम लोगों को अभी आजादी के 36 साल में अभी हम लोगों को कैसे गुलाम बनाया है? वो इन लोगों ने सामाजिक तौर पर आर्थिक और मानसिक गुलाम बनाया है। बहुजन समाज के जो लोग हैं या जो मूल निवासी, उनकी समस्या जो है वो गरीबी नहीं है, गुलामी है। क्योंकि सदियों से उनको हर चीज से उनको वंचित किया गया है, इसीलिए उनके दिमाग से अभी भी गुलामी नहीं जा रही। इसलिए गले में हंडी और पीठ पीछे उनको झाड़ू बांध दिया गया और मरे हुए जानवरों का गोश्त खिलाने पर मजबूर किया था मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने। तो इसलिए हमारी गुलामी अगर दूर होगी तो वो होगी अधिकारों से दूर, और अधिकार हमारे संविधान में ही सुरक्षित है। इसलिए बहुजन मूल निवासी जो लोग हैं उनको संविधान ही धर्म, उनका संविधान ही कर्म और संविधान ही उनकी पूजा होनी चाहिए, ताकि संविधान को पढ़ेंगे, अपने हक हकूक के लिए जागृत होंगे और अपने अधिकार लेने में वो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सक्षम होंगे। क्योंकि हर बंद ताले की चाबी जो है वो सियासत है, राजनीतिक पावर। जब तक आप लोगों के पास राजनीतिक पावर नहीं होंगे, अपने आप के पास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए हमको सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शिक्षा और सांस्कृतिक तौर पर हमको बदलाव करना है, तब जाकर इस व्यवस्था को हमें खत्म करना है। और जो मनुवादी व्यवस्था है, जो सामाजिक समरसता की बात करती है, जो सनातन की बात करती है, जो सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करती है, वो उनकी बात करे, हमको ये बात नहीं करनी है। क्योंकि इन सब चीजों को खत्म करके हमको सामाजिक न्याय व्यवस्था समाप्त करनी है, जिसमें समाज में सब लोग बराबर हों और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पे हमको बात करनी होगी। मगर इस देश का जो हम आज़ादी, तथाकथित आज़ादी हम लोग को जो मिले हैं 1947 अगस्त 15 तारीख को जो हम आज़ादी मिले हैं हम लोगों को, ये हमारा जो मूल निवासी भाई जितने इतना ST SC OBC एंड माइनॉरिटी जो है उन लोगों को तो मालूम पता है कि हम लोग तो आज़ाद हुए हैं तो हमारा समस्या तो खत्म हो जाना चाहिए था। देखिए मैं आपको बात बताऊं, बाबा साहब ने आज़ादी से पहले कहा था कि भारत के अंदर दोहरी गुलामी है। अंग्रेजों के गुलाम स्वर्ण और स्वर्णों के गुलाम दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा है। और वो लोग जो वर्ण व्यवस्था के अंदर भी आते हैं और वर्ण व्यवस्था से बाहर भी आते हैं। इसलिए हम आज़ाद नहीं हुए हैं। हम आज़ाद होने के बाद यहाँ की जो मनुवादी और स्वर्णवादी व्यवस्था उसके फिर से गुलाम हो गए। इसलिए हमको कंप्लीट आज़ादी के लिए, जैसे ब्रिटिश को यहाँ से निकाला गया, मुगलों को यहाँ से निकाला गया, अब उन लोगों को भी ये देश छोड़ना होगा और जाना होगा जो इनका DNA भारत के मूल निवासियों के साथ नहीं मिलता है, और उन लोगों ने फिर से यहाँ गुलाम बनाने की बात की है। इसलिए इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ने के लिए हमको तौर तरीकों को बदलना होगा। हमने ज़्यादा एजुकेशन करनी होगी, अपने लोगों को तैयार करके सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षित तौर पर लोगों को जागृत करके आगे बढ़ाना होगा। और इस व्यवस्था के लिए आपको जन आंदोलन करना होगा और सड़कों पे आना होगा, तब जाकर हम आज़ादी होंगे। क्योंकि मानसिक आज़ादी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आपको शारीरिक आज़ादी की कोई भी मान्य नहीं है। जी, बाम साहब का जो विंग आपका जम्मू कश्मीर में कैसा काम कर रहा है? देखो, बामसेप एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा संगठन है जो लगभग 40-45 साल से काम कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर के इस वक्त 12 जिले हैं
12 जिलों में लगभग बामसेब का संगठन जो है पहुंच गया है और हमारी कोशिश है कि जो भी कमियां पेशा जम्मू कश्मीर में बामसेब की तरफ से है वो हम जिला स्तर से गांव स्तर पंचायत की तरफ जाने की कोशिश करें और लोगों को लगातार जागृत करने की कोशिश करें, क्योंकि समय काल और परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की अलग है। वहाँ पहाड़ी एरिया है, लोगों को कांटेक्ट में लेना, लोगों तक पहुँचना बड़ी मुश्किल का काम है। लेकिन बामसेब की विचारधारा हम लोग कड़ी मेहनत करके, हमारे जो डेलीगेट्स हैं, हमारी जो टीम है वो कड़ी मेहनत करके लोगों तक पहुँच रही है और लोगों को हम प्यार कर रहे हैं इस विचारधारा के लिए, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लिए, और जो हमारे पुरखों से विचारधारा आ रही है तो उसके लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। और हम हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष मोहम्मद मुशर्रफ साहब उनसे मिलकर हम विनती भी करेंगे कि अगला अधिवेशन जम्मू कश्मीर में बुलाया जाए, ताकि पूरे भारतवर्ष के लोग जम्मू कश्मीर में आए और वहाँ पर एक हब बने और वहाँ पर हम एक अच्छा मैसेज दे सके कि जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा जो पुराने, जिसकी सियासत पूरे देश में भारत में होती है। अब जम्मू कश्मीर बदल रहा है, लेकिन वहाँ के वहाँ के राजनीतिक स्थिति इस वक्त बिगड़ी हुई है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद वहाँ लोअर लेवल ऑफ डेमोक्रेसी इस वक्त इम्पोज है, वहाँ डिक्टेटरशिप है। पिछले 10 साल से कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ, हर तरह का प्रयोग वहाँ जो मौजूदा सरकार है वो वहाँ पर कर रही है। अभी जो मौजूदा सरकार है ये तो आपका जम्मू कश्मीर में जो 370 था उसको हटा दिया था, इसका स्थिति क्या है? देखो, जम्मू कश्मीर के हटाने के बाद 370 हटाने के बाद वहाँ पर सोशल और कम्युनल टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है। वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है और स्टेट को डिग्रेड किया गया है, लोअर लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को इम्पोज किया। तो जो वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, धारा 370 हटने के बाद वहाँ का जो मूल निवासी है SC/BC उसकी स्थिति आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार हुआ, कोई भी सुधार नहीं हुआ, उल्टा उसको डिग्रेड किया है। नौकरियां खत्म हो गई हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अत्याचार हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है और एट्रोसिटीज बढ़ गई हैं। 2019 के बाद सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में एट्रोसिटीज, हर महीने में जात पात, ऊंच और भेदभाव का नंगा नाच वहाँ पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मनुवादी व्यवस्था पहले एंट्री करने के लिए मुश्किल थी, अब वो खुले तौर पर वहाँ आ रहे हैं और जिस तरीके के भगवाधारी यहाँ पर है वो वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो SC/BC की नहीं बदली, उनको उल्टा ही वो लोग खत्म हो गए, चाहे नौकरी में हो चाहे प्रमोशन में, कोई भी स्थिति नहीं बदली जम्मू कश्मीर। आपके जम्मू कश्मीर में RSS का प्रभाव कैसे है? हाँ, प्रभाव जो 14 से पहले जो लोग नहीं आ पाए थे उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा है। उनने शिविर लगाने शुरू कर दिए हैं और वो घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को साम दाम दंड भेद की नीति और डराकर धमकाकर उन्होंने अपने खेमे में लाया है। राष्ट्रवाद और राम के नाम से वोट ले रहे हैं और लोगों को हिंदूवादी विचारधारा और हिंदू कहकर फिर से गुलाम बनाने की बात करें, क्योंकि शूद्र और हिंदू एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उस तरीके का काम वो वहाँ पर लोग कर रहे हैं और वहाँ का जो अभी सिस्टम है वो सारे का सारा रेस्ट ऑफ इंडिया से कट आउट। तो आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है आपका, इस कार्यक्रम में कितना स्टेट के लोग आए हुए हैं? यहाँ पर तो 30-32 स्टेट के आदमी आए हुए हैं और काफ़ी 20-25 हज़ार की संख्या वाली इस वक्त यहाँ पर है और काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर नए लोगों को मिल रहा है और काफ़ी लोगों को यहाँ जानकारी भी मिलेगी कि किस तरीके बामसेब का कैडर काम कर रहा है, किस तरीके की बामसेब की विचारधारा है, हमने वहाँ से जाने के बाद कैसे काम करना, सारी चीज़ों विषय पर चर्चा हो रही है। मौजूदा स्थिति क्या है, इतिहास में क्या है, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, सब बातों पर चर्चा हो रही है। और अभी अधिवेशन का 2रा दिन है, आगे अभी 3 दिन हो रहे हैं, इस पर और भी खुद से बात की जाएगी। ये आज़ादी, मनुवादी से आज़ादी कब तक मिलेगा हमें? देखो, मनुवादी से आज़ादी के लिए हमको पहले डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना पड़ेगा और लगभग हमको बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और एक्सपेक्टेड डेट तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन जिस दिन पूरा मूल निवासी जिसमें SC/BC है वो जा गया, वो सड़कों पर उतर गया, वो दिन दूर नहीं होगा, उस दिन हम आज़ादी पालेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमको जानकारी दी टीवी के जरिए, आपको धन्यवाद। सर एक सवाल है, एक्चुअली अभी जैसे ये हमारे बामसेब का कैडर लॉग है, तो पकड़िए तो इसको 1 मिनट, इसको इसे पकड़िए सर। ये हमारे जो पब्लिक लोग हैं उन लोग जब उनके बीच में हमारे कैडर लोग फील्ड वर्क के लिए जाते हैं, उनका काफ़ी सारे सवाल आता है, शायद आप भी फेस किए होंगे। उनका कहना यह है कि बामसेब निरंतर जनजागृति का कार्यक्रम तो कर रहा है, लेकिन जैसे कि हमारे दुश्मन RSS
उसका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मतलब स्टार्टिंग से उनका एजुकेशनल सिस्टम जो वो लोग ऑलरेडी खराब किया है, उसके तहत वो लोग बचपन से ही हमारे लोगों को गुलामी में धकेल रहे हैं। तो बामसेफ ने क्यों ऐसा काम नहीं किया है और आगे भी करना तो कब तक करने वाले हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है बामसेफ का? देखो, मैं लगातार कह रहा हूँ कि जैसे आरएसएस ने ग्राउंड लेवल पर अपने इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया है, तो वो एजुकेशनली बड़े स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग है। यानी कहने का मतलब है कि राजनीतिक और आर्थिक तौर पर उनका संगठन बहुत मजबूत है। उसके साथ साथ उनके पास डेमोक्रेटिक अपनी इंस्टीट्यूशन है, जिस वजह से उनका रेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भी इंस्टीट्यूशन में, ताकि लोगों का खिंचाव हमारी तरफ ज़्यादा हो, उससे लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन अभी तक एक भी स्कूल नहीं खोली है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी हम कहेंगे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या पार्लियामेंट आते हैं या राज्यसभा, विधानसभा, यही होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और लोकतंत्र इसी में आता है। संवैधानिक संस्थाएं इनको हम कहते हैं, जो आपको समाज में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के कंसेप्ट देती है। और संविधान ही है आपको जो आपको अन्याय के खिलाफ विरोध करने का अधिकार भी देता है। और संविधान में संस्थाएं हैं, मंदिर है, मठ है, मस्जिद है, उनसे आपको गुलामी ही मिली है। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ही जरूरी है। मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी इस पर काम करना चाहिए और इस पर विचार और मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन होंगे तो आप रेन्यू भी जनरेट करेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए शुरू से आप उस तरीके का विचारधारा में लाओगे, क्योंकि जिस जमीन का, जिस बिल्डिंग का प्लंथ मजबूत होगा, वो बिल्डिंग कभी नहीं गिर सकती। एक आखिरी सवाल है सर, आप लोग हमारे जो SC/ST, OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी लोगों को, जिसको कि मूल निवासी बहुजन समाज कहा जाता है, उसको जोड़ने के लिए मतलब 45-50 साल से आप लगे हुए हैं बामसेफ की तरफ से। लेकिन इसमें देखा गया कि इस 45-50 साल के अंदर बामसेफ काफ़ी बार वो टूट चुका है और काफ़ी सारे लोगों का भी ये मानना है कि जो भी अभी नेशनल लेवल लीडरशिप डेवलप हो रहा है, उनमें एक ऐसा संगठन राष्ट्रव्यापी, तो यही हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद दिला सकता है, व्यवस्था परिवर्तन ला सकता है। देखो, संगठन तो बनते रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर एक ही दिन के अलग से दो तरह के संगठन है, कि हमारे समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और निराशाजनक भी है। ये एक चर्चा का विषय है और ज़रूर जो बड़े लोग, राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं या जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उनको इस पर बात करनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि देश के अंदर जितने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ही दे सकती है कि वो क्या करें, लेकिन मुश्किलात ज़रूर आम पब्लिक को हो रही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे जानकारियाँ दी है।